अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद करीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शिराजी साहब। जैसे आपने देखा दुनिया भर में पीआईए लोगों की नजर है। वियतनाम लेटेस्ट मुल्क है जिसने कहा कि तमाम पाकिस्तानी पायलट्स का जो लाइसेंस है उसकी तस्दीक कर दी गई है और वो मुस्तनद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कितनी देर यही सवालिया निशान उठाए जाएंगे पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग कैरियर पर, और क्या खुद एहतसाबी की मिसाल कब कायम होगी, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं सेक्रेटरी पैल्पा कैप्टन रेजो साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन इमरान साहब शो में शामिल होने का, हमें अपना वक्त देने का। ये बताइएगा जनाब के अक्सर ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब इतना बड़ा हवाई हादसा होता है कराची शहर में, तो इससे पहले कि हम आए कि वजीर एविएशन ने क्या कुछ कहा, दुनिया भर में क्या कुछ हुआ, इस्तीफे होने चाहिए थे या एक खुद एहतसाबी की लहर नुमाया होनी चाहिए थी, या अगर इंक्वायरी रिपोर्ट आई है सामने तो उसके जो तजावीज़ हैं उन पर संजीदा अमल दरामद होना चाहिए था। तो ये मोमेंटम कब चल पड़ेगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। थैंक यू, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। देखिए जी, सबसे बड़ी बात ये कि किसी जॉब के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जो भी आप कह लें, पीआईए के बारे में किसी को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये टोटली अ टेक्निकल जॉब। आप चाहे क्रैश की बात कर लें, चाहे ये फेक लिस्ट या फिर ये सस्पिशियस लिस्ट की बात कर रहे हैं, ये किसी के पास अवेयरनेस ही नहीं थी कि वो किस रास्ते पे चल पड़ा है। जिस तरह से ये क्रैश हुआ, हमने अपने पहले दिन से ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। हमारा स्टांस बड़ा क्लियर था, हमने उसमें किसी की प्रोटेक्शन नहीं मांगी थी, किसी के लिए कोई डिमांड नहीं की थी। हमने सिर्फ अर्ज ये किया था कि जनाब, एज पर अकायो और एज पर सिविलेशन जो बोर्ड तश्कील दिया जाता है जिसमें फैक्ट फाइंडिंग्स होती हैं कि जनाब इस क्रैश की क्या वजूहत हैं, आप बराए मेहरबानी हमें ये बता दें। 10 साल की हिस्ट्री में पीआईए के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो क्रैशेस हुए उनके बारे में हमें लाइल्मी रही। इस दफा जब इतना बड़ा वाकया रोनुमा हुआ तो पाल्पा ने एक स्टैंड लिया कि अब हमें इस मामले में जरूर खबर होनी चाहिए कि हमारी क्या गलतियां हैं या क्या वजूहत हैं, किसी भी चीज की वजह से हमें उनको मालूम करना चाहिए। तो गवर्नमेंट या जो भी इदारे थे उन्होंने इस चीज को हमारी माना नहीं। उसके साथ जिस दिन ये रिपोर्ट पेश करनी थी कि जनाब क्रैश के ऊपर जो रिपोर्ट आनी थी, उस दिन एक नया पंडोला बॉक्स या एक नई चीज सामने आ गई कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने एक लिस्ट हाउस में दिखाई और उसमें कहा कि 262 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक हैं, जाली हैं, या जो भी उन्होंने वर्ड्स यूज किए। इसके बाद तो वो इंक्वायरी जो क्रैश की थी उसने टर्न अराउंड किया और वो इन पायलट्स की तरफ आ गई। उसका क्या सेटबैक हुआ? उसका सेटबैक ये हुआ कि एक तो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ। पीआईए बैठ गई। जो लोग पाकिस्तान से बाहर अपने मुल्क के लिए काम कर रहे थे, नाम कमा रहे थे, बड़े बड़े ओहदों पे थे, बड़े बड़े क्या कहते हैं जगहों पे एज अ पायलट और एज अ इंस्ट्रक्टर काम कर रहे थे, उनके सर निदामत से झुक गए। साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो पायलट थे उनके सर भी झुक गए, क्योंकि अब आप इतने दिनों में तो जान ही चुके होंगे कि 262 की जो लिस्ट की बात होती है वो छनने के बाद कोई 34 या 44 नामों पे आ गई है। तो ये इतनी बड़ी बात किसने और क्यों कहलवाई और हुकूमत को किसने गुमराह किया, ये सब वो वाकयात हैं। उसके बाद आप आए एआसा की तरफ। एआसा की जो फाइंडिंग्स थी उसके साथ उन्होंने अपने एक चीज लगाई कि आपका मुल्क ऐसा है जिसमें जाली लाइसेंस याफ्ता पायलट हैं। ये उनका सेकंड पैरा है। फर्स्ट पैरा में उन्होंने बात की सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की, जो हमारे किसी एम्प्लॉय के हाथ में नहीं है, ये एक जिम्मेदारी किसी और इदारे की है। जिन इदारों की जिम्मेदारी है उनका भी एहतसाब करना चाहिए कि उन्होंने पिछले एक साल या उससे कम अरसे में, जैसे 3 सितंबर को फाइनल वार्निंग दी थी 2019 को, फिर उसको रिपीट किया जनवरी में, और 30 जून को उन्होंने खुदा हाफिज कह दिया था कि आप लोग हमारी किसी वादे पे, किसी बात पे पूरा नहीं उतरते तो अब आप खुदारा हमारे मुल्क में ना आए। तो ये तो हमारा हाल किया है पिछले 1.5 साल के अंदर पॉलिसी जो मेकर्स हैं या पॉलिसी जो चला रहे हैं। कैप्टन इमरान साहब, मैं तो ये जानना चाहूँगा कि जब डीजी सिविल एविएशन गैर मुल्की एयरलाइंस को खतूत लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे पायलट्स के लाइसेंस जाली नहीं है बल्कि वो ठीक है और ड्यू प्रोसेस मुकम्मल किया गया है, तो फिर ये सिविल एविएशन के जो हमारे वजीर हैं उनके पास ये डेटा कहाँ से आया? और बुनियादी तौर पर ये जो डैमेजेस हुए हैं जिनका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हुई और हमारे बहुत सारे पायलट्स को ग्राउंड किया गया, तो अब ये डैमेज रिकवरी कब होगी? क्या हो भी पाएगी कि नहीं, या मुस्तकबिल में पाकिस्तान के पायलट्स को शक की निगाह से देखा जाएगा
और जब कोई एयरलाइन किसी की सर्विस को हायर करेगी तो पाकिस्तान के पायलट्स को कहीं टेल पे रखा जाएगा, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट सिनेरियो क्या बन रहा है वो बताइएगा जरा। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन किया है, क्योंकि अभी तक तो हम इन चक्रों में ही पड़े हुए हैं कि लिस्ट किसने दी और इस लिस्ट का बनाने वाला कौन था। अब ये लोग एक तरफ हैं, इनकी सोच दूसरी तरफ नहीं है कि हम इसको अनफोल्ड चीजों को कैसे करें या इन चीजों से निकले कैसे। हमने बड़े अच्छे तरीके से अपनी तजावीज गवर्नमेंट को भेजी थी कि सबसे पहले तो आप अपनी एआसा की जो आपको बैन किया है, इसके लिए आप हमसे प्लीज हमें ऑन बोर्ड लें। हम प्रोफेशनल बॉडी हैं, हम इस एआसा के बैन को फेस करें और अपने सिस्टम को आपके साथ बैठ के, क्योंकि टेक्निकल लोग हैं, हम इसको इम्प्रूव करें। अभी तक तो खैर उधर से कोई पॉजिटिव, आई एम सॉरी, कोई आंसर नहीं आया है। बात आपने की उसके बाद के ये पीआईए के लॉसेस, वैसे ही हमारी एयरलाइन पे इतना बोझ था पिछले जमाने में, या उसके भी मैं आपको बताऊं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं एक बात बताऊं, तो एक एम्प्लॉय का कसूर नहीं होता, ये पॉलिसी और चलाने वाले का उसमें सबसे ज्यादा कसूर होता है कि वो एयरलाइन को कैसे चला रहा है। उस लॉसेस में ही हम फंसे हुए थे। और अब जो पीआईए का हाल हुआ है, जिस तरह से ये अपने इतने दिनों से उनकी फॉरेन हमारी फ्लाइट्स बंद हैं और जिस तरह से हम अमेरिका में भी नहीं जा सक रहे, ये तो हमें खुद परेशानी हो गई है कि इसका क्या हाल होने जा रहा है। और कोई ऐसे अभी तक हिकमत अली नहीं तैयार की गई है कि इन लॉसेस से भी बच सकें और पीआईए को उसके कदमों पे खड़ा कर सकें। हमें इस चीज का बड़ा अफसोस है। और उसकी वन ऑफ द रीजन हम जैसी बॉडी को, जो पाल्पा जिसने 55 साल से पीआईए की खिदमत की है और उसके पायलट ही जहाज को उड़ा रहे हैं, उनको गद्दी की टोकरी में उठा के फेंक दिया 3 महीने पहले कि जनाब हम ना इनसे बात करेंगे ना हम इनको मानते अच्छा, हैं। तो भाई इमरान साहब बगैर किसी शक के आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन अगर इससे हट के हम पायलट्स की कारकर्दगी की भी बात कर लें, जो इससे पहले वाकया हुआ था जिसमें हमारे अपने पायलट पर पूरी तहकीक हुई कि जब वो जहाज चला रहे थे और बैन अल-अक़वामी परवाज़ था, तो शायद उस हालत में नहीं थे कि उनको उस तरह का जहाज उड़ाना चाहिए था। या अभी जो कराची में इतना बड़ा सानहा हुआ है, बहुत कोशिश की सबने कि पहले चंद हफ्तों में कोई इस तरह की बात ना की जाए और बगैर किसी बुनियाद के तज्जिया ना किया जाए। लेकिन अब सर जब रिपोर्ट भी आ गई और बात की जा रही है लैंडिंग क्राफ्ट की, और बात की जा रही है कि जब दोनों इंजन खराब हो गए तो आपने क्यों फिर से लिफ्ट ऑफ किया, फिर से आप वापस आए, उन सारी बातों को सामने रखते हुए सर हमारे पायलट्स की कारकर्दगी पर कोई उस तरह के पैरामीटर्स नहीं होने चाहिए? सर मैं आपके 2 सवाल हैं, पहले सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। पैरामीटर्स की आप बात कर रहे थे, बिल्कुल होने चाहिए। जो काली भेड़ें हम खुद उनके लिए कहते हैं, ये जैसे कि अभी ये 262 की लिस्ट है, अगर हम खुद ऐलान कर रहे हैं, हम खुद सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, अगर हम में किसी पायलट का लाइसेंस जाली निकलता है, बखुदा पाल्पा ने बड़ा क्लियर स्टांस दिया हुआ है और हम जस्टिस साहब की खिदमत में अर्ज करेंगे, अगर किसी का लाइसेंस जाली है, सर जो चोर की सजा उसको दें, ना हम उसके साथ खड़े होंगे ना हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है, वी आर अ प्रोफेशनल बॉडी, वी कैन नॉट अफोर्ड दिस काइंड ऑफ डर्टी थिंग्स। आई एम सॉरी, क्योंकि हमारे ऊपर जानों, जो पीछे हमारे ऑनरेबल पैसेंजर होते हैं, उनका हम पे हक है कि वो हमें पे करके जा रहे हैं, उनका हक हमें अदा करना है। नंबर 2, आपने क्वेश्चन जो आपने किया कि जनाब पायलट्स कुछ ऐसे हालात में थे कि जहाज नहीं उड़ाया गया। देखिए सर, ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं, क्या ये इन्वेस्टिगेशन की बातें आप कर लें जो इस क्रैश की थी, सर मैं आपको यकीन के साथ बोलता हूँ, आप मतलब मेरे लिए बड़े मोहतरम है जिन कोर्ट ने उनकी इंक्वायरी की, लेकिन सर एक बात मुझे बताएं, हम एयरलाइन है जो एक प्रोफेशनल एयरलाइन है, या आप ये समझ लें कि एक कमर्शियल एयरलाइन है, इन्वेस्टिगेशन किससे कराई जा रही है? जिसका कमर्शियल एयरलाइन का तजुर्बा नहीं, नंबर 1। दूसरी बात यह कि सर वो लोग ही शामिल नहीं जो इसका फैक्ट फाइंडिंग निकाल सकें, क्योंकि उस बोर्ड को अगर आप गौर से देखें, वो किस इदारे से ताल्लुक रखते हैं, क्या उन्होंने कभी कोई इस तरह की एक्सीडेंट की इंक्वायरी की है? मैं आपको दुनिया में खुद कहता हूँ, इंटरनेट पे जांच पड़ताल करने, जो एक्सीडेंट इंस्पेक्टर्स होते हैं उनके कई साल के तजुर्बे होते हैं एक्सीडेंट के इंक्वायरी के। हमारे पास जो साहिबान थे, बड़ी इज्जत के साथ, वो एक ऐसे इदारे से थे उनका एक्सपीरियंस कमर्शियल एयरलाइन का था भी नहीं, और प्लस हमने जब छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन की तो ना ही उन्होंने कभी कोई कमर्शियल एयरलाइन के एयरक्राफ्ट की एक्सीडेंट का तजुर्बा किया। तो फिर हमने उस रिपोर्ट को कैसे मान लें? हम तो पहले दिन से बोल रहे थे कि उस रिपोर्ट को अगर आपने सही मरतब करना है तो खुदारा इसकी बोर्ड की तश्कील दे। हम तो नहीं कह रहे थे हमें बिठाए, हम तो ये कह रहे थे कि प्रोफेशनल लोगों को बिठाएं। और अभी ये सोसाइटी भी एक हमारी है, एक्सीडेंट इंसिडेंट की, उसके साहिबान ने भी आवाज उठाई कि हम पाकिस्तान की एक वाइड सोसाइटी है जो एक्सीडेंट में होनी चाहिए, उन तक को रद्द कर दिया गया।
तो फिर हम कैसे इस रिपोर्ट को, आई एम सॉरी टू से, एक्सेप्ट कर लें कि सारी गलती एक पायलट ही की थी? खान साहब, बुनियादी तौर पे जिस तरह के कंसर्न्स आप इस रिपोर्ट पे शो कर रहे हैं, ना तो वो जहाज साज कंपनी कर रही है, ना कोई और इंटरनेशनल बॉडी कर रही है जिन लोगों को इस तहकीकात में शामिल किया गया है, तो हम आपके कंसर्न्स को कैसे फिर दुरुस्त माने? कहीं और से तो आवाज सुनने को नहीं मिली हमें। अर्ज ये है कि एयरबस कंपनी जो आई थी वो अपनी किसी, आई एम सॉरी, जो मुझे जहां तक है, मैं अपने अपनी जो मेरी इंफॉर्मेशन है, एयरबस कंपनी आई थी अपने जहाज के जो एक्सीडेंट हुआ था उसका डाटा कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनका भी एक हक बनता है। वो जहाज, सबसे बड़ी बात है, वो रेंट पे हमारे पास था, उसकी कोई इंश्योरेंस, ऐसी कोई चीजें होती हैं जिनकी लीगैलिटी में उसको आना पड़ता है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस हमने उनकी हायर की थी वो ये थी कि वो डिकोड करके दें फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जिससे हमें अंदाजा हो कि एक पार्ट जो कम्युनिकेशन का होता है बिटवीन द पायलट एंड द ग्राउंड स्टाफ वो क्या था। ठीक है सर, ये था उनका किरदार। अब जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जब हमने उन पर एतराज उठाया तो उन्होंने कहा नहीं जी, इन्होंने खुद ही कोई 2 पायलट ले लिए थे कहीं से जिनका एक्सपीरियंस था एयरबस उड़ाने का, ना नाम था ना उनकी इजाजत थी। तो सर ये तो एक बात मैंने आपको कर दी। दूसरी बात आपने कहा कि कुछ इंडिविजुअल्स, मैं मानता हूं सर, कोई एक मेरी एक अपनी, आज एक जनरल सेक्रेटरी पाल्पा कैप्टन नारेजो, मेरी एक अपनी कैपेसिटी है। अगर खुदा ना खास्ता मैं कोई ऐसा काम करता हूं जिसमें मैं गलत कोई काम करता हूं, जिससे मेरा मतलब कोई ऐसा ब्रेक करता हूं लॉ, तो सर ये मेरा काम, मेरे पर आप उंगली उठाएं, मुझे सजा दें। उसकी सजा पिछले जो आगे 400 पायलट बैठे हैं उनको नहीं सजा दी जा सकती। और हमें हैं ऐसे लोग, मैं नहीं बोलता कि गलती इंसान से होती है, कई ऐसी हमने प्रीवियसली देखे और हम उनसे सबक सीख के आगे बढ़ते हैं। मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कोई कहीं कस्टम में पकड़ा गया है तो ऐसी बात है, हम उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करते। उनको पता है उनको रूल्स रेगुलेशन क्या है। अगर कोई रूल्स रेगुलेशन ब्रेक करता है सर, बखुदा ना हम गए हैं और ना हम जाएंगे। इंसान है, गलती होती है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम इसमें भी तो गलती ढूंढ रहे थे ना कि क्रैश हुआ, गलती क्या हुई ये तो बता दें। उसमें एक आदमी की तो गलती नहीं है, वो कोई कप्तान साहब ये कह के तो घर से नहीं निकले थे खुदा ना खास्ता कि आज मैं जहाज गिराऊंगा। बहुत सी चीजें पीछे होती हैं जिसका इफेक्ट आता है तो ये होता है। उनके बीवी बच्चे थे, एक नॉर्मल इंसान थे, पढ़े लिखे आदमी थे, बड़े अच्छे फ्लायरों में शुमार होता था, हाईएस्ट एक्सपीरियंस था, टॉप हमारे टॉप थे, टॉप 5 में उनका नाम आता था, सीनियर मोस्ट कैप्टन में 320 पे। तो सर कोई ना कोई चीज तो पीछे हुई होगी। कोई मरने के शौक से तो जहाज नहीं चलाने जा रहा। तो सर ये इवेंट्स होते हैं, कोई चेन होती है, कोई पीछे और भी चीजें होती हैं। और इंडिविजुअल्स के ऊपर डेफिनेटली मैं क्यों प्रोटेक्ट करूंगा, मैं भी इंसान हूं, कोई गलती कर सकता हूं, सजा होगी मुझे हो, लेकिन उसका धब्बा पाल्पा पे या पीछे 400 पायलट पे आप क्यों दे रहे हैं सर? हाँ, पाल्पा अगर उसको प्रोटेक्ट करे फिर जरूर दें। तो आपका इशारा किस तरफ है? आपके ख्याल में जो रेगुलेटर है, जो सिविल एविएशन है, शायद उसके पार्ट में भी कुछ इस तरह की इनकॉम्पिटेंसी जो इस हादसे का बायस बनी? सर देखें, और मैं कभी ऐसी बात नहीं कैप्टन कहूंगा। साहब, अगर मैं इमरान साहब, अगर मैं शराजी साहब के सवाल में साथ मुख्तसर सा सवाल शामिल कर लूं, तो ये पाल्पा पे सर इतनी देर से ये तनकीद क्यों की जाती है कि वो दीवार की तरह फिर अपने पायलट्स के सामने खड़े हो जाते हैं और इस तरह के प्रोसीजर को उस तरह प्रोग्रेस नहीं करने देते जिस तरह उनको करनी चाहिए? अर्ज ये है सर कि हम हैं टेक्निकल लोग। आपके जितने लोग इस वक्त चैनल पे आए हैं पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, उसमें ज्यादातर लोग ऐसे आए जिनका किसी और इदारे से फ्लाइंग का ताल्लुक था। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुनासिब नहीं। एक कमर्शियल पायलट होता है ना, वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है। नंबर 1 आप ये याद रखिएगा, कमर्शियल पायलट और दूसरे पायलट, जनरल एविएशन के पायलट की मिसाल देता हूँ। जनरल एविएशन में जो पायलट फ्लाई कर रहा है, सेस्ना बड़ी बड़ी इज्जत है, बट ही कैन नॉट टॉक अबाउट द कमर्शियल पायलट फ्लाइंग और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन। नंबर 1 ये याद रखिएगा, ये हमेशा डिफरेंस आता है। दूसरी बात ये अर्ज करूं कि सर हम हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं अपने पायलट को। उसकी वजह ये कि पाल्पा बॉडी वेलफेयर के लिए उस सूरत में जब वो राइट पे खड़ा हो। आपकी जो पॉलिसीज मेकर हैं इस वक्त भी, आज की तारीख में भी, अभी तक क्या उन्होंने कभी बैठ के सिंसियरली पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेवल बनाने की हमसे बात करके कोशिश की? हम तो कहते हैं ओपन पॉलिसी रखें, सामने लिखें कि ये होगा ये नहीं होगा, ये मार्केट में होता है, ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, ये कमर्शियल प्रैक्टिस है। हम तो हमेशा से इस बात पे करते हैं। जब उनके सामने वो प्रैक्टिसेस रखी जाती हैं, बखुदा वो ये कहते हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। आपको हम ये, यहां तक कि ये कहा जाता है कि एक अच्छा कमरा होटल का इसलिए नहीं देंगे कि हम पे बर्डन आएगा। वो भाई सोचो, ये करोड़ों अरबों रुपए का जहाज उड़ा रहा है और पीछे 300 पैसेंजर बैठे हैं, इसका आराम करना कितना जरूरी है इन 2 पायलटों का। तब जहां सोच ऐसी होगी ना, वहां फिर कभी तरक्की नहीं हो सकती और एक्सीडेंट के ज्यादा चांस होते हैं। मैं आपसे एक बात बताऊं, हमें प्रोफेशनल लोग चाहिए जो हमें समझ सके।
इसी इसी पे ही सर वक्फा लेते हैं और कैप्टन इमरान रेजो साहब, जनरल सेक्रेटरी पालपा, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद कराची शहर के मुतालिक कुछ बात करेंगे। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे कराची शहर की। वजीर आजम पाकिस्तान ने एक बार वजीर आला सिंध को कहा कि कुछ बारिश हुई कराची में तो बुनियादी सहूलियात रुक गए और कराची शहर ही एक तरह से रुक पड़ा। ये स्टैनली वॉलपर्ट की किताब में वाजे है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने ये मुमताज भुट्टो साहब से शिकायत की थी और वही मसला जो कि 4 दहाई पहले पेश आया था वो अब एक बार फिर कराची में देखने को मिल रहा है। एक तसलसल है और हालांकि हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सूबाई सिंध के वजीर हैं सईद गनी साहब के साथ, हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक है और रुकन हैं सिंध असेंबली ख्वाजा इजहार साहब। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहार साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। ये बताइएगा जनाब कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो है 2008 से, लेकिन इन पिछले 12 साल या उससे पहले भी जनाब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी इतनी देर से कराची शहर से भरपूर वोट हासिल कर रही है। एक ड्रेनेज सिस्टम अभी तक क्यों नहीं ले डाउन किया गया जनाब, या जो बुनियादी इस्लाहात है उनको क्यों नहीं किया गया? शुक्र है आपने इसमें लियाकत अली खान साहब और अयूब खान साहब के दौर की जिम्मेदारी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर नहीं डाली, क्योंकि उस जमाने में भी अंडरपास नहीं बने हुए थे, उस जमाने में भी यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। लेकिन अगर आपको याद हो कि 2001 से 2010 तक नेमतुल्लाह साहब और एमकेएम के मेयर ने मिलकर कराची में जितना काम किया वो गुज़िश्ता 56 साल की तारीख में ऐसा काम नहीं हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है, आप मुझे जवाब दे दीजिए, बगैर इख्तियार और बगैर पैसे के अगर काम हो सकता है तो हम कल रिजाइन करके बगैर इख्तियार और बगैर पैसे के कराची में काम शुरू कर देते हैं। आप मुझे जवाब दे दीजिए कि ये शहर 300 अरब रुपए सूबाई हुकूमत को दे रहा हो और 2008 से 2020 तक हुकूमत का बजट 400 गुना बढ़ चुका हो और मेरा बजट सालाना 3 अरब रुपए हो, तो इस सीवरेज की और पानी की जिम्मेदारी किसकी है? मुझे इसका जवाब भी दे दीजिए कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड तो गुज़िश्ता 12 साल से जिसका चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, जो आपसे और मुझसे हर महीने बिल लेता है। आप और मैं हर महीने पानी का और सीवरेज का बिल पे करते हैं, चाहे वो न्यू कराची हो चाहे वो डिफेंस हो। तो ना पानी डिफेंस में आता है ना पानी न्यू कराची में आता है, तो फिर ये सीवरेज का बिल मैं हर महीने देता हूं, तो हर महीने मेंटेनेंस क्यों नहीं होती? ये है ना सवाल करने वाले। सियासी सवाल नहीं करें, इंतजामी और टेक्निकल सवाल करें कि अल्टीमेट जिम्मेदारी उसी पर है जिसके पास पावर है और जिसके पास रिसोर्सेज हैं। यकीनन हुकूमत सिंध जिम्मेदार है। तमाम वजीर बल्दियात इस कराची शहर की मुजरिमाना गफलत में, जिसको सो कॉल्ड सिंध का कैपिटल कहते हैं, जो कि पाकिस्तान का कैपिटल होने का दर्जा रखता है, उसको बर्बाद करने में तो हुकूमत का हाथ। तो ख्वाजा इजहार साहब, बुनियादी तौर पे आपने ठीक कहा कि कुछ इंतज़ामी और टेक्निकल सवाल होने चाहिए सर, लेकिन कुछ इखलाकी बुनियादों पर भी तो गुफ्तगू होनी चाहिए। अगर आप फरमा रहे हैं कि इस वक्त शहर कराची का मेयर जिनका ताल्लुक एमकेएम पाकिस्तान से है और वो इस कदर बेख्तियार है, उनके पास वसाइल कुछ नहीं है, तो फिर ये है कि वो क्यों बैठे हुए हैं सर? आपको ये ओहदे क्यों चाहिए? इखलाकी बुनियादों पर तो आपको चाहिए कि आप अलग हो जाएं। आप कहें कि हमें ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए कि जिसके पीछे ना तो इख्तियारात हो ना उसके पीछे को वसाइल हो। और साथ में सर आप तो शहर के बासी हैं, क्या आपको नहीं बनता कि आप उस वज़ीर आला के दफ्तर के बाहर खड़े हों, उस पार्लिमान के बाहर खड़े होकर एहतजाज करें, क्योंकि आपका शहर आपके आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है, लेकिन एमकेएम के लोग खामोश बैठे हुए हैं सर। मैं बड़ा और ये ख्वाजा साहब अगर मैं मुख्तसर साथ में सवाल शामिल कर लूं सर, लियाकत अली खान के दौर की जिम्मेदारी कोई भी ना मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पे आयद करे। वैसे भी ज़ियाउल हक साहब के दौर में ही पहली बार एमक्यूएम नुमाया होना शुरू हुई थी, लेकिन उससे आगे बढ़ के सर आप लोग जाम सादिक की मखलूत हुकूमत का हिस्सा थे। 2002 से 2008 तो आपका जो दौर था, आप लोग अरूज पे थे सर, आप कुछ भी कर सकते थे और उसमें बल्दियाती निज़ाम के जरिए ड्रेनेज सिस्टम का कुछ किया जा सकता था।
उस बेशुमार तरक्की में अगर ड्रेनेज सिस्टम का और बाकी जिस तरह आप कह रहे हैं टेक्निकल फैसिलिटीज पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाती, तो क्या कराची थोड़ा सा मुख्तलिफ ना होता? मैं फिर आपसे ये बात कर रहा हूँ कि जो काम 10 साल में हुआ है, अगले 12 साल में उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई है। ये 10 साल में ऐसी बारिशें हुई है ना, पहले भी 260 मिलीमीटर तो बारिश हुई है, लेकिन आखिरकार संभाला है ना 2010 की बारिशों में, 2011 की बारिशों में, 2008 की बारिशों में, नेमतुल्लाह साहब के दौर में भी बारिश हुई है। और जो अखलाकियात की आपने मुझसे बात की, मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, लाहौर क्यों डूबा हुआ है? वहां का मेयर का नाम क्या है? पिशावर क्यों तबाह हाल है? उसके मेयर का मुझे नाम ही बता दें खाली। चले छोड़े जी, वसीम अख्तर साहब का तो नाम इतना चल कर आया कि पूरे पाकिस्तान को याद है। ये 4 साल पेशावर के मेयर का मुझे कोई नाम बता दे कि उसने कितने फीते काटे हैं, कितनी जगह इंटरव्यू दिया है, कितनी बार टेलीविजन पर आए, कितनी बार प्राइम मिनिस्टर साहब ने शाबाश दी है। ये है अखलाकियात का सवाल। मेरा मेयर तो गली कूचों में बगैर इख्तियार के चेयरमैनों के साथ वो गलियों में मौजूद है। और फिर एक और बात, मैं बड़ा अफसोस कर रहा हूँ, शायद मीडिया नहीं देख सका या मैं नहीं दिखा सका, वाटर बोर्ड के ऊपर तो कोई दर्जनों मुजाहरे हुए। अभी सिंध असेंबली के सामने हमने पूरा धरना दिया था 3 दिन, और हमने अवाम को नहीं बुलाया था, NPMNS को बुलाया था। फेडरल गवर्नमेंट में पार्लियामान के सामने धमला दिया। अगर ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं और इसे मेरी अखलाकियात का जवाब बनाया है, तो मैं शर्मिंदा हूँ भाई आप लोगों से कि मैं अपना कोई चैनल नहीं खोल सका और आप लोगों को दिखा नहीं सका। जी शिराजी साहब। जी 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 जी, लेकिन आप बुनियादी तौर पे ब्लेम गेम तो खालिदार साहब बड़ी हो रही है, लेकिन करना क्या है? क्या इस हवाले से भी कोई आपके पास कोई प्लान है? आप समझते हैं कि शुरुआत कहाँ से हो कि इस शहर का, वो शहर को जो कितना बड़ा रेवेन्यू कमा के देता है, वो शहर इसके बारे में कहा जाता है कि गरीब परवर शहर है, फिर वो शहर के जो इस मुल्क की कहा जाता है कि मईशत की रीढ़ की हड्डी है सर, ये कहने को तो उसके बड़े वारिस हैं, लेकिन देखा जाए तो ये लावारिस है। तो शुरुआत कहाँ से हो? देखिए, मेरी गुजारिश सिर्फ ये है, जिस तरह आपने नेमतुल्लाह साहब के दौर की तारीफें की हैं, जिसमें बाद में आपने MKM के मेयर के दौर की तारीफें की हैं, उसकी वजूहात ये है कि इख्तियार और वसाइल वो निचली सतह पर नहीं है। अगर आपके पास, आप खुद बैठे हैं, मैं आपको इख्तियार ही ना दूं, आपको 1 रुपया ना दूं, तो आप तो अपने घर के अंदर तब्दीली नहीं ला सकते। एक घर के अंदर भी सफाई सुथराई के लिए ना आपको चंद चीजों की जरूरत होती है, जिससे घर की सफाई जरूरी है। अब आप मेड नहीं रख सकते तो खुद झाड़ू पोछा करें। आपको झाड़ू चाहिए, आपको निकासी आप चाहिए, बारिश के लिए आपको फर्श धोने के लिए सेवरेज सिस्टम चाहिए। मैं इतने बड़े शहर में, जो कि 34% KMC के अंडर आता है, 13 कंटोनमेंट एजेंसियां यहाँ पर, फेडरल एरियाज हैं, उस शहर के अंदर मेरे मेयर को इख्तियार ही ना मिला जाए और उसको सिर्फ और सिर्फ तनख्वाहें देने के पैसे दें, पेंशन देने के पैसे दें, और उससे कंपेयर करें नेमतुल्लाह साहब के 300 अरब रुपए या MKM के मेयर के 300 अरब रुपए। कहाँ 300 अरब रुपए और कहाँ 4 अरब रुपए? ये, और दूसरी बात, आप सही कह रहे हैं भाई, हर महीने बिल का मतलब है हर महीने मेंटेनेंस। आप मुझे बता दें, कराची शहर में आप भी रहते हैं, आप भी देखते हैं, आपकी अपनी गली के आगे कितनी बार मेंटेनेंस हुई है कि गटर को जाकर खोला गया हो, साफ किया गया हो, पूरी वेंटिंग मशीन लगाई हो, कचरा उठा हो, या पानी के पाइप रिपेयर हुए हो, गटर के ढक्कन रिपेयर हुए हो, रिंग स्लैब बदले हो। ये तो 40-40 साल से जो सिस्टम चला आ रहा है। फिर ये बताएं कि ये औरंगी टाउन आज भी है, मलीर आज भी है, बल्दिया आज भी है, PTI अब वहां के MNA वहां मौजूद हैं, इसी तरह लियारी है। मुझे बताएं कि वहां पे जदीद तरीन सेवरेज सिस्टम क्यों नहीं डले? हमें नासिर हुसैन शाह साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शाह साहब, ये सवाल सर, अभी जो कुछ नुकात ख्वाजा साहब ने भी उठाए, काफी देर हो गई सर। 2008 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ने इक़्तिदार संभाला हुआ तो है, लेकिन इस तरह का जदीद सूरज सिस्टम देखने को नहीं मिला। क्या कहेंगे जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखिए, मैंने ख्वाजा साहब की बात तो सुनी नहीं, मैं अभी आपकी लाइन आई, उन्होंने जरूर कुछ कह रहे होंगे। मेरे बड़े मोहतरम है ख्वाजा एजाज साहब। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। जी 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 आ रही है। जी, शाह साहब को बस हमारी आवाज ही नहीं जाती उसको सुन ख्वाजा साहब की सब आवाजें सुनते हैं सर, हमारे बड़े भाई हैं।
अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो मैंने आपका क्वेश्चन सुना उसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ कि देखें, बहुत काम हुआ है लेकिन बहुत काम की ज़रूरत भी है। और इस दफ़ा जो हमने वर्ल्ड बैंक के साथ एग्रीमेंट किया, और ज़ाहिर है वो प्रायोरिटी सिंध गवर्नमेंट नहीं थी कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे हो, क्योंकि वो सारा लोन होता है, कोई एड या कोई वो ग्रांट नहीं होती, वो सिंध गवर्नमेंट ने ही उसके पैसे अदा करने होते हैं। तो हमने, जाहिर है कराची एक हमारा सबसे बड़ा शहर है, हमारी जान है, और इसके इन्हीं इश्यूज को मुकम्मल तौर पर हल करने के लिए हमने उनसे 2 एग्रीमेंट किए हैं, एक $100 मिलियन का और एक $500 मिलियन का, जो सिर्फ इस पूरे सिस्टम को बेहतर करने के लिए, कराची के वाटर और सेवरेज के लिए, जिसका इजहार साहब के भी इल्म में है कि $100 मिलियन की जो एग्रीमेंट था वो सईद गनी साहब ने किया था, और उसके बाद जैसे मुझे ये पोर्टफोलियो मिला तो $500 मिलियन का बाद में हुआ, और उससे ये जितने भी इश्यूज हैं इंशाल्लाह ये सब हल हो जाएंगे। लेकिन ये इश्यूज जरूर हैं। अगर कोई बात की इजहार भाई ने, मैं नहीं सुन सका हूँ, तो अगर वो कहीं की शिकायत कर रहे थे तो उनकी शिकायत जायज है, लेकिन कई शाह जगह जी पे शाह साहब वो शिकायत जो ये फरमा रहे थे खालिद इजहार साहब, बुनियादी तौर पर उन्होंने को 11 मार्क में गिनवाए हैं जो उन्होंने कहा है कि सूबाई हुकूमत के नीचे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि फंड्स गोया के डेलिबरेटली जिली हुकूमतों को दिए नहीं जा रहे, जब उनके पास कुछ होगा नहीं तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे। और सर थर्डली, इस शहर के अंदर निकासी आपका मसला आज का तो नहीं है। सोशल मीडिया पे 1955 की तस्वीरें पड़ी हैं कि तब भी जब कुछ होता था तो ये हालात थे। आपकी तरजीहात में अब जाकर आप कहीं आलमी बैंकों के साथ मुआहदे कर रहे हैं। सर इतनी देर कर दी, 2008 से आप इक़्तिदार में बैठे हैं सर, और वो शहर जिसके बारे में आप खुद फरमाते हैं कि पूरे पाकिस्तान को फीड करता है, आपकी तरजीहात में अब कहीं आया है सर, अब आप एग्रीमेंट कर रहे हैं दुनिया के साथ। देखें, ये एग्रीमेंट जो है ये भी इसको बेहतर करने के लिए, लेकिन ये कब मैंने कहा कि उससे पहले काम नहीं हुए, उससे पहले भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। उसकी मिसाल आप एक चीज से ले सकते हैं। देखें, आपके पास सारी चीजें रिकॉर्ड को मौजूद है ना। आज मीडिया का दौर है, आप अभी निकाल लें 2-4 साल पुरानी तस्वीर, 5-6 साल पुरानी, कि थोड़ी सी बारिश होने के बाद जितनी हमारे मेन रोड से मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते थे, घंटों, 2-2, 3-3 दिन, लेकिन अब भी इतनी शदीद बारिश के बावजूद 1-2 घंटे के इशू के बाद आपको सारी जो भी है मोटरेबल नजर आते हैं। वो क्यों नजर आते हैं? कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने काम किया है। अगर काम ना किया होता तो आप निकाल लेना, आपके रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। लेकिन मजीद हमें काम करना है। जो ये एक इल्जाम आ जाता है कि जी इन्होंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया, तो इसकी वजह से ये बता रहा था आपको कि ये जितने रोड हैं, क्या आपके फुटेज आपके पास नहीं है कि थोड़ी सी बारिश होती थी, क्लिफ्टन बंद, तारिक रोड बंद, शारा फैसल बंद, शारा कायदीन बंद, ये जितने बड़े हमारे रोड है बंद हो जाते थे। अब क्यों वो चल रहे हैं? क्यों मोटरेबल है? जितनी भी बारिश हो 1-2 घंटे के बाद नॉर्मल हो जाते हैं। नशेबी इलाकों में पानी जरूर ठहरता है। दूसरी एक और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को इख्तियारात और वसाइल तो दे दे सर। ख्वाजा इजहार साहब उस पे मैं आता हूँ। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो इश्यूज हैं मैं उस पर भी आता हूँ। देखें, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ये इदारे काम कर रहे हैं। जो बहुत बड़े अलंबरदार बनते थे, उन्होंने क्या किया? पंजाब में इन्हीं इदारों के 2-2.5 साल बाकी थे, उनको घर भेज दिया, एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए। केपी में 1 साल से ज्यादा हो गया, इलेक्शन नहीं करवाए, वो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए हुए हैं। बलूचिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटर लगाए हुए हैं। ये सिंध गवर्नमेंट जिस पर सब भी नाराज रहते हैं, हम सब हमारे ऊपर, ये उन्हीं के यहाँ चाहे मेयर हमारा ना हो, इनसे तो इस्लामाबाद का एक मेयर बर्दाश्त नहीं हुआ, फेडरल गवर्नमेंट वालों से उसको उतार दिया जो बाद में स्टे पे आ गया। हम भले हमारे मेयर यहाँ ना हो, हैदराबाद में ना हो, दीगर बोल, लेकिन हमने सबको चलाया है और उनको इख्तियारात दिए हैं जो SLGO 2013 में है। इशू क्या है? अभी जो मेयर साहब होते थे 79 तक, उनके इख्तियारात और ये जो हमारे इस वक्त इख्तियारात हैं उनमें थोड़ा बहुत फर्क है। लेकिन बात सब लोग करते हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, जो मुशर्रफ साहब का 2001 का SLGO था, जिसके तहत मैं भी 2 दफा अपने डिस्ट्रिक्ट का नाजिम रहा हूँ। लेकिन जब वो शुरू हुआ था उस वक्त असेंबलियां नहीं थी, उस वक्त न प्रोविंशियल असेंबली थी न नेशनल असेंबली थी, उनका कोई और ही
मकसद था। जाहिर है जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो कंट्रोल डेमोक्रेसी के लिए इस तरह के इदारे बनाए जाते हैं, लेकिन उसकी हमें आपको आपके इल्म में है, ख्वाजा साहब मेरे भाई हैं, सामने बैठे हैं, इनसे पूछें कि ये जो इदारे जिनके लिए अभी ये बात कर रहे हैं, KMC है, KDA है, वाटर बोर्ड है, दीगर इदारे हैं, 2005 तक उनकी कारकर्दगी क्या थी, और जब 2005 के बाद 2009 जो निजामत रही MQM के पास, जाहिर है उस वक्त इनका अमल दखल इतना नहीं था, क्योंकि उस वक्त कुछ और चीजें थी जिनका ये खुद भी, जिसकी वजह से अपने कायद को छोड़ चुके हैं। तो ये जो इदारे जो खुद कफील थे, जिनके अकाउंट में अरबों रुपए थे, ये मैं बात नहीं कर रहा, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, क्योंकि बैंक में पैसे होते हैं तो आप देख सकते हैं कि KDA के अकाउंट में कितने पैसे थे, KMC के अकाउंट में कितने पैसे थे, वाटर बोर्ड के अकाउंट में कितने पैसे थे। 2009 जब ये खत्म हुआ इशू, जब ये निजामत का, उसके बाद ये सारे इदारे अरबों रुपए के मकरूज थे। एक दिन में 4-4 हजार लोग रखे गए इन इदारों में, उसके बाद उनकी कैपेसिटी क्या रह जाती, वो इख्तियारात। अच्छा शाह साहब, आज सीवरेज की एक मिनट, आज सीवरेज की बात हर कोई इल्जाम पीपल्स पार्टी को देता है। TP2 पे कब्जा किसने करवाया? अगर वो TP2 पे कब्जा ना होता तो सीवरेज बहुत आसानी से चला जाता। ये इल्जाम लगाना, लेकिन उसमें हमारे जो ख्वाजा इजहार साहब हैं उनका कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि वो उस पार्टी को, उस कायद को खैराबाद कह चुके हैं। अब ये MQM पाकिस्तान में, अब ये अच्छी सोच के साथ है। मैं शाह साहब क्योंकि हमारा वक्त कम हो रहा है सर, मैं जरा ख्वाजा इजहार साहब की भी जरा राय शामिल कर लूं। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के माशी हक के अमन और अमान के लिए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं। आप भी इतनी जुर्रत पैदा करें कि जो अरबों रुपए इस मुल्क के लूट खसूट के जाएं, चाहे वो पार्टी में कितनी बड़ी पोजीशन पर हो, आप भी निकाल बार करें। TP2 लियारी में तो नहीं है ना? लियारी में तो 2001 से लेकर आज तक आपका ही नाजिम रहा है। चलो भाई, हमारे मुस्तफा कमान ने वहाँ बहुत काम किया होगा, जो उस वक्त हमारे मेयर थे। नेमतुल्लाह साहब ने भी लियारी पे तवज्जो नहीं दी। तो 2009 से 2020 तक ये लियारी आज तक गटर में पानी के पीने के पानी से क्यों सड़ रहा है? अब ये और बात है कि इस बार आपको सीट नहीं मिली तो लोगों ने मुस्तरद किया, तो ये हमने तो नहीं करवाया ना, TP2 ने तो नहीं करवाया, वाटर बोर्ड के एम्प्लॉइज ने तो नहीं करवाया जो पानी पी गए। और 4000 लोगों की भर्ती की बात कर रहे हैं। कराची के बेटे भर्ती किए हैं, कराची के डोमिसाइल के लोग भर्ती किए, जाली डोमिसाइल ला लाकर इदारों में भर्ती नहीं किए। कराची में 1,92,000 लोग हैं, जिनमें से 1,60,000 लोग जाली डोमिसाइल पे कराची में भर्ती हुए, जिन्होंने कराची के बेटों का हक मारा है, जिन्होंने कराची के पख्तूनों, कराची के पंजाबियों, कराची के बलोचों, लियारी के बलोचों और कराची के सिंधियों के बेटों का हक मारा है। उसका भी जवाब दे दें कि 1,92,000 नौकरियां और सिर्फ 4,000 वाटर बोर्ड, यानी पानी पी गए मेरे शहर के बच्चे वाटर बोर्ड में जाकर। ये तो ज्यादती है शाह साहब। इस शहर के बच्चों को भी अपना बच्चा समझें। इस शहर में लियाकताबाद में आप जलसा करते हैं, लेकिन लियाकताबाद के बेटों को अपना बेटा मानने तैयार नहीं है। मुझे बड़ा दुख है इस बात का। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहार साहब शो में शामिल होने का, नासर हुसैन शाह साहब शो में शामिल होने का, हमें अपना वक्त देने का। कल तक खुदा हाफिज।